लखनऊ में अनस सिद्दीकी और तन्वी सेठ का पासपोर्ट बन गया, लेकिन बवाल नहीं था। अलग अलग धर्मों में पैदा हुए इस पति पत्नी का आरोप था कि लखनऊ के पासपोर्ट अफसर विकास मिश्रा ने उनके धर्म को लेकर बेहद खराब ढंग से सवाल पूछे। What was most shocking was कि मेरे हस्बैंड का भी पासपोर्ट होल्ड पे डाल दिया गया था और उनको बोला गया कि क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट अ पासपोर्ट मेड आपको या तो फेरे लेने पड़ेंगे या फिर गोत्र मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। हमने सिर्फ उनसे यही पूछा कि ये नाम है और आप हमको निकाहनामा में दिखा रही हैं कि आपका नाम शादिया अनस है, तो आप इस नाम को फाइल में इंडोर्स करा लीजिए, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। हमारे पास जितने एप्लीकेंट आते सबके बारे में हमको ये देखना पड़ता है कि कौन व्यक्ति नाम बदल करके तो नहीं ले पा रहा, और हमारे पास पूरा जब एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो हम इसको इग्नोर कैसे कर दें। अगर हम इस तरह से काम करने लगेंगे तो कल को कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी नाम से पासपोर्ट बनवा कर ले करके जाएगा तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। समाज के एक बड़े हिस्से की सिंपैथी तन्वी सेठ के साथ थी, लेकिन आज पासपोर्ट अफसर के खिलाफ खेमेबंदी शुरू हो गई। पासपोर्ट अफसर के तबादले पर संघ नेता राजीव तुली, फिल्मकार अशोक पंडित और पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं। इस सारे केस में एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी होने के बाद जो भी निर्णय हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चाहे वो ऑफिसर गलत है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और अगर जो एप्लीकेंट है उसने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप अगर पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और अगर साथ में डॉक्यूमेंट देते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो ऑब्जेक्शन आता है। हाल के दिनों में मुल्क का माहौल खराब किया गया है। ये जो घृणा फैलाई गई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जरिए, इसका असर आम लोगों पे भी पड़ा है, पदाधिकारियों पे भी पड़ा है, जो हमारे समाज में रहने वाले हर वर्ग पर पड़ा है। जो घृणा, जो नफरत आरएसएस और बीजेपी ने फैलाई है इस देश। अभी वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको खुद देख रहा है, और चूंकि मामला सरकारी महकमे का है, वैसे तो आमतौर पर सरकारी महकमे के लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से ये बात कर ये जो इस तरह से जो किया है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए कि जो माहौल बना हुआ है इस मुल्क में, और खास करके मुसलमानों के प्रति एक तरह से नफरत, ये एक दूरी, एलियनेशन, वो जिम्मेदार है कि वो अफसर जो है वो अपने आप ही नहीं बोल पड़ा, और जिस तरीके से उसने इंसल्ट किया, हाँ, वो हमारी बहन का किया, तो वो सब चीजें ये बताता है कि नीचे तक वो पहुंच रहा है। ऊपर के चंद मिनिस्टर्स बोलते हैं या एमपी बोलते हैं या कोई और बोलता है, लेकिन वहां तक महदूद नहीं रह जाती। सवाल किसी तन्वी सेठ, अनस सिद्दीकी या विकास मिश्रा का नहीं। सवाल यह है कि देश में ये कौन सा नया चलन शुरू हो गया है, जहां हर कोई छोटी छोटी बात को धार्मिक रंग देने में जुट जाता है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था, क्योंकि पूजा सिंह नाम की लखनऊ की एक महिला ने एयरटेल डीटीएच के मुस्लिम कर्मचारी से बात करने से इनकार कर दिया था। उनकी फरमाइश थी कि उनकी बात किसी हिंदू कर्मचारी से कराई जाए। ऑनलाइन कैब बुक कराने में भी अब ऐसा ही हो रहा है। पैसेंजर और ड्राइवर का रिश्ता अब धर्म के विवाद में उलझ गया है। ईद के दौरान एक शख्स ने आरोप लगाया कि कैब ड्राइवर ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया, क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में जाने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले खबर आई थी कि अभिषेक मिश्रा नाम के एक आदमी ने कैब कैंसिल करा दी क्योंकि ड्राइवर मुसलमान था। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये चलन बनता जा रहा है, क्या ये समाज के बदलते स्वरूप को दिखाता है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है, और नहीं तो फिर सवाल यह है कि क्या इक्का दुक्का घटनाओं को इस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरे समाज में यही हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नवीन कुमार जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जरिता लैथलांग हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मोहम्मद एजाज अहमद काजमी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और माधव आनंद हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। नवीन जी, पहले मेरा सवाल आपसे ही है कि जो हुआ ये रीसेंट जो पासपोर्ट केस है, उसको लेकर भी अगर देखें, क्या इसे एक घटना के तौर पर देखा जाए, या हाल की कुछ घटनाओं को मिलाकर यह माना जाए कि समाज में ये बदलाव आ रहा है और ऐसी चीजें हो रही हैं ज्यादा?
छोटी छोटी इशू को लेकर के हर इशू को एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। अगर आप देखा जाए, अगर आप पहले से एक एक केस की बात करते हैं, पूजा के पासपोर्ट, पूजा की बात करिए आपने, जिसने एयरटेल के लिए फोन किया था, उसने कहा था मुझे ये व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति नहीं चाहिए। उसे इस्लाम या समाज के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन उसको इस्लाम से जोड़ दिया गया और उसको तुरंत जो है एक बड़ा रंग दे दिया गया कि हिंदू और मुस्लिम बना दिया गया। दूसरी घटना, अगर आप उस ओला कैब के विषय में पत्रकार के बारे में बात करेंगे, तो उस ओला के जो ड्राइवर की बात किसी ने नहीं कही कि जो 4 दिन पहले जब वो गया उस जामिया एरिया में, उसे पैसे देने की जगह उसके साथ मारपीट की गई, उसका एक्सपीरियंस बुरा था, वो उसने कहा कि मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन उसकी बात किसी मीडिया में नहीं कही गई। बात किसकी की गई कि आपने एक ओला वाले ने जाने से मना कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, तीसरी घटना आप कहेंगे पासपोर्ट वाली में, चलो वो तो हमारा अफसर है, सरकार उसको हमने तबादला किया इंक्वायरी वेरिफिकेशन के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करने चाहिए? वेरीफाई करने से पहले ही उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया इस देश में। और ये स्थिति केवल यही नहीं है, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, दूसरी तरफ वो कश्मीर की आजादी की बात करते हैं कांग्रेस के नेता, वो कहते हैं कश्मीर में सिविलियन मारे जा रहे हैं। इन सबको जोड़ लिया जाए तो इसका एक पूरा का पूरा फायदा तो आपके हिसाब से ये इक्का दुक्का घटनाएं हैं जिसमें खास तौर पर अगर मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होता दिखता है तो उसको धार्मिक रंग दिया जाता है ताकि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा सके। केवल अल्पसंख्यक की बात नहीं है, आप अल्पसंख्यक तक मत जोड़िए। रोहित बोमेला वाले में भी यही हुआ था, किसी और में नहीं हुआ था। वो सबके सामने आया किस प्रकार से पैसा देकर के उसको जो है बुलवा दिया गया। मैं कह रहा हूं कि आखिर कोई भी घटना हो, उसको आज केवल ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार के विरोध में किस प्रकार से लाया जा सके। इसको हम किसी हमारे साथ जरिता लाथलांग भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। जरिता जी, मुझे ये बताइए, 130 करोड़ की आबादी है इस देश की, उसमें किसी एक के पासपोर्ट पर अगर कोई विवाद हुआ और उसमें अब एक दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है, या इतनी बड़ी आबादी में किसी एक ओला कैब ड्राइवर वाले ने कुछ कहा, या किसी एक व्यक्ति ने अगर किसी कस्टमर केयर में फोन करके कहा कि मुझे मुसलमान व्यक्ति से बात नहीं करनी है, तो क्या इसका मतलब पूरे समाज में बदलाव आ रहा है इस लिहाज से देखा जाए इसे? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देश में जितने भी राज्य हैं जहां पे बीजेपी यानी कि भारतीय भ्रम पार्टी या फिर भारतीय हिंसा पार्टी या फिर भारतीय झूठ पार्टी, जितने भी बोला जाए वो बहुत कम है, जहां पे भी इनका शासन है। आप देख सकते हो कि वहां पे जितने भी केसेस है, चाहे वो दलितों के प्रति हो, चाहे वो सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई हो, चाहे वो महिलाओं से भी जुड़ी हुई हो, सबसे आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा है। अभी यहाँ पे नवीन जी ने जो बोला कि धार्मिक रंग दिया जा रहा है, ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता। नवीन जी, आप जब बोलते हो कि धार्मिक रंग कौन दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर आज हो रही है इस देश में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही फैलाया गया। कश्मीर में बोल रहे हैं कश्मीर को आजादी चाहिए। अरे आप लोग तो इसलिए गठबंधन करते हो ताकि आप लोग शासन में रहो। आपको तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है कश्मीर में। जब आपको अपना सत्ता बनाए रखना है, उतना टाइम अपना नबी आजाद को पता कश्मीर में क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं 4 कश्मीर मामले आते हैं, 30 सिविलियन मार के सजा। नवीन जी, हाँ, तो मैं चाहूंगा आप कश्मीर पे मत जाएं। आप कश्मीर पे मत जाइए, आप दोनों कश्मीर पे मत जाइए। मैं कश्मीर पे नहीं गई नवीन जी, आपके मुंह से ये बात मुद्दे पे रहते हैं सर। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था जरिता जी कि क्या ये इक्का दुक्का घटनाएं जो हो रही हैं, किसी एक व्यक्ति को अगर किसी खास व्यक्ति के कस्टमर, उसके धर्म से जुड़े हुए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करनी है, तो क्या इसका मतलब सब ऐसा ही सोच रहे हैं? यही समाज में हो रहा है क्या? ऐसे देखा जाए पार्टी जो आज कर रही है, जो लोगों के मन में ये भाव, सांप्रदायिकता का जो भाव, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, चाहे ये क्रिश्चियन है, ये कौन फैला रहा है? ये अफवाहें कौन फैला रहा है? मैं भी इस देश में पैदाइश से रह रहा हूं, ये बात हमेशा से थी। मैं आपको बता, लेकिन ये बात हमेशा 4 सालों में आप अगर देखते, लेकिन आप देखिए एयरटेल ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इस पूरे इतिहास में ऐसी घटना पहली बार सामने आई है। ठीक है, तो पहली बार मतलब एक घटना, 4 सालों में मैं कह रहा हूं पहली बार एक घटना है ना मैम, इसका मतलब इसके अलावा इसके पहले नहीं हुआ। अब किसी एक व्यक्ति को उसकी कोई वजह हो सकती है, कोई बैकग्राउंडर हो सकता है कि उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि उसको नहीं बात करनी थी। क्या इसको हम देश से जोड़ दें? क्या पहले क्यों नहीं घटी?
अब इसका कोई इतिहास तो नहीं है मैम, क्यों नहीं घटी? तो है नहीं, पर किसी ने क्यों मना नहीं किया, ये हम कैसे कहें? बीजेपी सरकार आई है तब से ये भेदभाव, सांप्रदायिकता हर मन में ये इसी का भाव फैलाया जा रहा है बीजेपी सरकार। ठीक है, मोहम्मद एजाज अरशद कासमी साहब, क्या आपको लगता है ये बीते 4 साल में ज्यादा हो रहा है? नवीन कुमार साहब, आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा। कासमी साहब, क्या ये ज्यादा हो रहा है पिछले 4 साल में, और क्या ये कुछ घटनाएं समाज का चेहरा दिखा सकती हैं? ज्यादा ही नहीं हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिक्स और एक राजनीति का हिस्सा है। आप ये देख लीजिए कि आप इक्का दुक्का वाकया कहते हैं, ये 2-3 दिन के अंदर ही में कितने वाकये हो गए, जैसे पासपोर्ट का मामला हो या एयरटेल का मामला हो, या अभी आप देख लीजिए कि हापुड़ में क्या हुआ। हापुड़ को अलग एयरटेल का मामला, अभी हापुड़ में कल के डेट में देख लीजिए कि क्या हुआ है। हापुड़ को अलग रखने कह रहा हूं, देख रही है, और उसके सामने मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग को मैं अलग रख रहा हूं, मैं खुद सर, मैं मॉब लिंचिंग को अभी अलग रख रहा हूं। ये वो घटनाएं हैं जिसमें एक आम आदमी, मॉब लिंचिंग को भी नहीं, मॉब लिंचिंग को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे सर, लेकिन ये जो घटनाएं हैं कि पासपोर्ट ऑफिस में क्या हो, या फिर कोई किस धर्म के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करे, या ओला कैब ड्राइवर किस धर्म का हो, ये अलग तरीके की घटनाएं। इसके पैटर्न को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? नहीं, उसमें देखिए, बिल्कुल ये एक नफरत की राजनीति है, और नफरत फैलाने की बीजेपी की जानिब से पूरी कोशिश हो रही है। पोलराइजेशन की सियासत है, वो हर मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान इतनी नफरत की आप ओला से सफर करते हैं और मुसलमानों का खौफ दिला करके। कासमी साहब, आप ओला से सफर करते हैं, वोट देते रहे। कासमी साहब, आप ओला से सफर करते हैं? सब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। हाँ, बिल्कुल करता हूं मैं। आपके साथ क्या हुआ? बिल्कुल करता हूं, मेरे साथ खुद ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मैं एयरपोर्ट से एक बार जा रहा था, और फाइनल मैं एयरपोर्ट से जा रहा था, मुझे फाइनल डेस्टिनेशन पर न पहुंचा करके हाईवे पर रोक दिया, उतार दिया, कहा कि मैं आपके यहाँ नहीं जा सकता। अरे आप ही लोगों के साथ ऐसी घटना क्यों होती है? कहोगे तो क्या मैं पाकिस्तान पहुंचा? देश में ये ड्राइवरों के साथ, दूसरों के साथ, ड्राइवर की अल्फाज है, ड्राइवर की अल्फाज है। जिस ड्राइवर को उसी जगह मैंने बाकायदा जो है पुलिस को बुला करके ड्राइवर के FIR करवाया, और उसी जगह मैंने ओला को छोड़ दिया था। एयरपोर्ट से आते हुए ये मेरे साथ खुद ऐसा इंसिडेंट हुआ। ये तो सर मुझे एक बात बताइए, कासमी साहब, कासमी साहब मुझे एक बात बताइए, कासमी साहब, मैंने आपका वाक्य सुना। कासमी साहब, मुझे 1 मिनट, नवीन जी रुकिए, 1 मिनट, नवीन जी रुकिए, नवीन जी 1 मिनट रुकिए, आज ये बातें क्यों हो रही 1 मिनट नवीन जी रुकिए, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। नवीन जी, एक सवाल पूछने दीजिए पहले। कासमी साहब, मुझे ये बताइए, ओला में जो भी आप बुकिंग करते हैं उसके पास आपका नाम जाता है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन जाता है। उसने जब आपको बैठाया तो उसको पता था वो एजाज अरशद कासमी साहब को बैठा रहा है, और उसको पता था कि वो आपको कहां लेके जा रहा है। रास्ते में उसका मन बदल गया कि मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? बिल्कुल हम जाता है, आपका फाइनल डेस्टिनेशन जाता है। उसने जब आपको बैठाया तो उसको पता था वो एजाज अरशद कासमी साहब को बैठा रहा है, और उसको पता था कि वो आपको कहां लेके जा रहा है। रास्ते में उसका मन बदल गया कि मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब वही उसकी कौन सी मेंटलिटी, अगर उसको आपके धर्म से दिक्कत थी तो आधे रास्ते में दिक्कत पैदा हुई, ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको एक मुस्लिम, बिल्कुल दिक्कत उसको धर्म से अगर नहीं होती तो वो घर तक पहुंचाता उसको, तो आपको तक पहुंचाना चाहिए था। ओला कैब ड्राइवर आपका कॉल लेता है, उसको ये पता होता है कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। अगर धर्म से दिक्कत होगी आपको बैठाएगा ही नहीं, आपका कैंसिल कर देगा। नफरत की जहर आज से ज्यादा जहरीला तो धरती पे है ही नहीं कोई, जिसकी बात करते हैं आप। देखिए हर कोई की वो मेंटलिटी नहीं होती है, और हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन इस तरह की फिजा बनाने की कोशिश। अच्छा, आप ओला से कितनी बार चले होंगे सर? 100-200 दफा तो चले होंगे। एक ड्राइवर ने अगर ऐसा किया तो क्या इसका मतलब ये सब यही सोच रहे हैं? नहीं, हाँ, ये तो है कि सिर्फ एक बार ऐसा सिर्फ एक बार हुआ, ठीक है, माधव आनंद साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पूछिए नवीन जी, पूछिए में जो है जिस तरीके से जंगली तहजीब थी, जो हमारी मुश्तरका रवायत है, जो एक साथ रहने का कल्चर है। नवीन जी सवाल पूछिए जल्दी से। मेरा निवेदन ये सुशांत, ये बातें क्यों उठ रही हैं? देखो ये बातें क्यों उठती है, इसका कारण सबसे बड़ा यही है। मुझे एक बार ये कहिए, मैं इन मौलानाओं से सबसे कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये देश की मुख्य धारा में जुड़े। क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, वो रीजन बताता हूं।
जब भी कभी किसी भी हॉस्पिटल में किसी ऑर्गन को देने की बात होती है तो ये बार बार कहते हैं, खुद खड़े होकर के कहते हैं इस्लाम में ऑर्गन डोनेट करना इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन ऑर्गन डोनेट किया हुआ ले लेना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ऐसी बातें हर चीज उसी पे दूसरे पे आपसे जब भी कभी कोई बात करने की बात करो आप दूसरी तरफ लेकर के चले जाते हैं। अरे जब मुझे बताइए उस ड्राइवर को जामिया में जिसको पीटा उसके पैसे नहीं दिए, आप लोगों ने क्यों नहीं डिबेट करी आकर के? आप दूसरी तरह की बात करते हैं कि रास्ते में उतार दिया और ये गिने चुने लोगों के साथ ऐसा क्यों? माधव आनंद जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए सर। माधव आनंद जी मुझे बताइए, क्या ये जो एक का दुखा या 10 घटनाएं भी हैं या 50 घटनाएं भी हैं, इन सब का एक दूसरा पहलू भी देखना होगा कि हो सकता है उस ड्राइवर के साथ उस इलाके में कुछ ऐसा घटा हो इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहता, उस महिला के साथ कोई बुरा अनुभव रहा हो इसलिए वो उस धर्म के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करना चाहती, या फिर सोशल मीडिया पर दबाव बन सके और मेरा पासपोर्ट बन सके इसलिए कोई महिला जो है वो एक दूसरा नैरेटिव भी क्रिएट कर सकती है या एक परिवार दूसरा नैरेटिव क्रिएट कर सकता है, ये एंगल भी हो सकता है। देखिए, विगत कुछ दिनों में जो घटना हुई है उसका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी दोनों जो है मिलकर जो मुट्ठी भर लोग, मैं ऐसा नहीं कहता हूं विपक्ष में और पक्ष में दोनों जो है सब लोग का ये सहमति है उसमें, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग उसको सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रहे हैं। अब लखनऊ की जो घटना हुई, जो पासपोर्ट का इशू हुआ, उसमें मुझे नहीं कहीं लगता है कि पासपोर्ट ऑफिसर की गलती थी। वहां उसको हिंदू होने के कारण उसको बलि का बकरा बनाया गया। यहां सरकार की भी गलती है। सरकार किस आधार पर उसका ट्रांसफर गोरखपुर कर दिया? क्या सरकार ने इन्वेस्टिगेशन किया कि सरकार ने उसे पूछा कि आपने किस बेसिस पे उसे क्वेश्चन पूछा? सरकार दबाव में आई निश्चित रूप से, और यहाँ तुष्टीकरण की नीति है, यहाँ तुष्टीकरण की नीति है। मैं बता रहा हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं यहां कहना चाहूंगा कि सरकार ने भी जल्दबाजी में कदम उठाया और वो हिंदू होने के नाते जो है उसको बलि का बकरा बनाया गया। और सुषमा स्वराज दूसरी बात क्या है कि कहीं न कहीं जो है दो समुदाय को भी जो है और विश्वास की भावना पैदा करने का काम कर रही है कुछ लोग जैसे, और कहीं नहीं, जो चाहे हिंदू, जैसे ओला का जो आपने उदाहरण दिया, अब जामिया एक ऐसा इलाका है, मैं मानता हूं थोड़ा सा मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बाहुल इलाके तो वहां हिंदू लोग नहीं जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। और एक मिनट, इसका मतलब ये थोड़ी कि जामिया में आज मतलब अब पिछले कुछ वक्त से कोई ओला कैब जा ही नहीं रहा, एकदम जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ओला हिंदू भाई भी जाते हैं, मुस्लिम भाई भी जाते हैं, हर वर्ग के लोग जाते हैं, हर समुदाय के लोग, लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग देना, हो सकता है कि ड्राइवर का कोई व्यक्तिगत रीजन हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस पास में उसका रहा हो जो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा हो वहां जाने का, लेकिन उसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बना देना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। मुझे ये बताइए, गलत डायरेक्शन पासपोर्ट वाले मामले में जब आप लोगों को आज समझ में आ रहा है कि उस अफसर का भी एक पक्ष हो सकता है, सही हो सकता है, तो फिर उस परिवार का, उस महिला का पासपोर्ट क्यों जारी किया गया? आप लोगों ने इसमें जल्दबाजी क्यों दिखाई? अविलंब जारी किया गया। ये मैं कहता हूं तुष्टीकरण की नीति है। आप जो है उन्होंने, जो मैंने देखा पूरा पढ़ा, उसमें पासपोर्ट ऑफिसर की गलती मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। पासपोर्ट ऑफिसर ने सिर्फ इनसे ये पूछा कि निकामा में आपका नाम कुछ और है, आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें नाम कुछ और है, दोनों में पासपोर्ट ऑफिसर की गलती नहीं है भाई। पासपोर्ट ऑफिसर उसको कह रहा है 7 फेरे लगाने के लिए। आपके पास साक्ष्य है, 7 फेरे लगाने के लिए उसने कहा आपके पास साक्ष्य है। अरे आपके पास साक्ष्य है कि उन्होंने बोला कि जैसे 7 फेरे लगाने के लिए कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है? आपके पास अगर साक्ष्य, उस महिला के पास कोई साक्ष्य है तो आप साक्ष्य दीजिए। आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुस्लिम है, मुस्लिम होने के नाते किसी हिंदू को प्रताड़ित कर दिया जाए, आपके पास साक्ष्य है। अगर आप मीडिया में आते हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आपको साक्ष्य के साथ आना चाहिए कि हाँ देखो कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां उसने बोला है, और हर पासपोर्ट ऑफिस में कैमरा लगा होता होना चाहिए। घटना हुआ है, वो ये खुद ये बात कह रहे हैं, सर वो घटना क्या तथ्य चाहिए? सर घटना में जो बोल देगा वही सच तो नहीं हो सकता ना सर। आपके ऊपर मैं एलिगेशन लगा दूं, लेकिन एलिगेशन लगाने से मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, इस पर लौट रहे हैं देना होगा कि क्यों सरकार ने, अगर ये तुष्टीकरण था तो इसको बढ़ावा क्यों दिया, वो पासपोर्ट क्यों जारी किया, जांच पहले क्यों नहीं पूरी की गई, और क्या ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं? इस पर छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं देश में अलग अलग हिस्सों में सामने आई जिसमें धर्म को लेकर बातें उठी, विवाद हुआ,
और सवाल ये उठने लगा कि क्या ये चीजें हाल के दिनों में बढ़ी हैं। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं नवीन कुमार बीजेपी से, जरिता लेफ्तलांग कांग्रेस से, मोहम्मद एजाज अहमद कासमी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और माधव आनंद सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जरिता जी, मुझे एक चीज बताइए कि क्या इन वाक्यों के पीछे जो भी हो रहा है या ऐसी चीजें फैल रही हैं, इसके पीछे सोशल मीडिया का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है? क्योंकि हो सकता है ऐसी चीजें पहले भी होती होंगी, या हो सकता है क्या होती ही थी, लोगों के मन में एक दूसरे के लिए बैर होता ही था, लेकिन अब वो सोशल मीडिया पे चूंकि फैल जाता है तो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचता है और लोग रिएक्ट भी करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि सबसे पहले हमारी जो सोशल मीडिया आज पिछले 4 सालों में जो हमारी सोशल मीडिया की रीच है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और चाहे वो भ्रम फैलाने के लिए हो, चाहे वो अफवाह फैलाने के लिए हो, सबसे ज्यादा उसी के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो लखनऊ वाला पासपोर्ट वाला इशू है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और चाहे वो भ्रम फैलाने के लिए हो, चाहे वो अफवाह फैलाने के लिए हो, सबसे ज्यादा उसी के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो लखनऊ वाला पासपोर्ट वाला इशू है, बिना प्रॉपर कार्रवाई किए बिना उनका ट्रांसफर हुआ। हमारी जो दंपति थी तन्वी जी ने ट्विटर पे सुषमा स्वराज जी को मैसेज किया, फिर सुषमा स्वराज जी ने तुरंत इंटरवीन करके ये पासपोर्ट बन गए उनका, विदाउट प्रॉपर इंटरोगेशन और विदाउट प्रॉपर नहीं। एक मिनट नवीन जी, मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का रीच इतना ज्यादा है, और सुषमा स्वराज जी ज्यादा से ज्यादा जितना भी काम होता है ट्विटर पे जो आता है उसी पे ही सुलझा देती है। तो मुझे लगता है जो ट्विटर का जो पोर्टफोलियो है, ट्विटर मिनिस्टर का पोर्टफोलियो सुषमा स्वराज जी को ही देना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर आप ट्विटर पे ही पोस्ट करोगे ना तब फटाफट ये दबाव तो बन जाता है। देखिए होता क्या है, वो चीजें फैलने लगती हैं, फिर दबाव बन जाता है। नवीन जी, मुझे ये बताइए, अगर वो अधिकारी सही था अपनी जगह पर जो उसने सवाल रेज किए, तो वो पासपोर्ट क्यों बना? वो नहीं बनना चाहिए था फिर। जरिता, मैं सुशांत जी आपको 2 सवालों के जवाब देता हूं, आपका भी सवाल का जवाब देता हूं, जरिता जी ने जो कहा उनकी बात भी कहता हूं। दोनों उन्होंने कहा आज की उन्होंने जल्दबाजी में कर दिया, वो अधिकारी के साथ ट्रांसफर गलत कर दिया, उसका पासपोर्ट ट्विटर पे बन गया। मेरा कहना है कल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर के कह रहे थे कि ये भारत की सरकार के कारण ऐसा हो रहा है, ये स्थिति आ गई, अधिकारी मोदी भक्त निकला। आज आप कुछ और कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता आपके चेहरे कितने हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। कभी यही स्टैंड आपका हर जगह है, कभी आप देश विरोधियों के साथ में होते हैं, और कभी जब आपका मौका लगता है चैनल पे आते हैं तो चाशनी में घोल करके मीठी मीठी बातें करते हैं। पर सर, अगर कांग्रेस पार्टी कल को कहने लगे कि हाफिज सईद का पासपोर्ट बना दीजिए, तो आप नहीं बनाएंगे ना? पहली बात। दूसरी बात जो मैंने कहा पासपोर्ट के बारे में, सुशांत जी आपने कहा मुझे कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये पासपोर्ट इज ए वन। सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब देता हूं सुशांत भाई, कि जो पासपोर्ट है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और पासपोर्ट कभी भी रद्द किया जा सकता है। इसके लिए इंक्वायरी कभी हम तत्काल में भी जब पासपोर्ट देते हैं, कोई भी ये नियम है, तो 1 साल के लिए उसके अंदर वो कभी भी इसके पासपोर्ट इश्यू करने के बाद वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन में गलत हो जाए तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि छोटे मोदी को 6 पासपोर्ट किसने दिए? उसका पासपोर्ट रद्द हो जाने के बाद भी वो पूरा विदेश भ्रमण कैसे कर रहा है? ये बताइए आप। छोटे मोदी का पासपोर्ट किसने इश्यू करवाया? ये आपके सरकार नीरव मोदी अधिकारी तो हमारे नीरव मोदी पे नहीं जाएंगे मैम, नीरव मोदी पे नहीं जाएंगे। मुझे बताइए नवीन जी, मुझे ये बताइए नवीन जी, मुझे ये बताइए कि अगर वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो बाद में भी खारिज हो सकता है, तो क्या हर आदमी के लिए पासपोर्ट यूं ही जारी हो सकता है जैसे उनका कर दिया गया? फिर तो प्रोसीजर का मतलब ही नहीं रहा ना। आपने दबाव में कर दिया, ये मान लीजिए। आई एग्री। सुन लीजिए, मैं आपकी बात को मैं समर्थन करता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई चीजें सामने आती हैं, और जिस प्रकार से केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट को लेकर के कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल छाती पीट पीट करके देश को बांटने का काम कर रहे थे, ये छोटी बात नहीं है। आपने पासपोर्ट उसका ट्रांसफर क्यों किया? उस अधिकारी का ट्रांसफर क्यों किया जब अगर वो सही था? चलिए, पासपोर्ट बाद में खारिज कर देंगे, ट्रांसफर क्यों किया अगर वो अधिकारी सही था?
हम लोगों के बीच में फेंका वातावरण। नवीन जी, आज यही काम करेंगे क्या कांग्रेस? आप लोग नफरत की राजनीति नवीन जी, लीजिए। आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं नवीन जी, और आपकी सरकार है केंद्र में और एक प्रचंड बहुमत की सरकार है। आपने कहा कि कांग्रेस के दबाव में आके आपने पासपोर्ट जारी करवा दिया, क्या यह उचित है? क्या आप ये हिंदू के लिए भी कर सकते थे कि सिर्फ मुसलमान होने के नाते आपके विपक्ष ने बोला और आपने पासपोर्ट जारी कर दिया? और जो आपने बोला कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और 1 साल में कभी भी सरकार रद्द कर सकती है, अगर आपने पासपोर्ट जारी कर दिया विदाउट वेरिफिकेशन दे कैन ट्रैवल टुमारो, तो क्या आप उसको पकड़ पाएंगे? अगर वो कोई अपराधी हो, अगर वो कोई आतंकवादी हो, अगर कुछ भी हो, तो क्या आप कर पाएंगे? इस सरकार आपको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। विपक्ष के दबाव में आके कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम है। क्या अगर हिंदू भाई कोई वहां रहता और इस तरह की दबाव की राजनीति, तो क्या आप हिंदू को जैसा पासपोर्ट जारी करवा देते? मेरा ये क्वेश्चन आपसे है। देखिए, हिंदू और मुस्लिम का अभी बार बार कह रहे हैं, सरकार तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, सब लोग करके हम भाजपा के ऊपर डालते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, लड़की उसने कहा कि वो हिंदू है, लेकिन उसके निकाहनामे में नाम दूसरा लिखा, जिसके कारण वो पूछा गया था। जो अभी तक सामने आया तथ्य वो वेरिफिकेशन में है। मेरा यह कहना है कि किसी भी आड़ में आज देश के अंदर छोटी छोटी चीजों को लेकर के कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आज देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इनका कांग्रेस के तो डीएनए में गद्दारी है, ये तो देश विरोधी है। इनकी बात क्या करेंगे? आज इन्होंने आज लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक देश के लोगों को बांटने का काम करने में लगे, अफवाह फैलाते हो, यही करते हो आप लोग। मेरा देशद्रोही हम करते हैं, आप लोग करते हैं। आपके राहुल गांधी क्या करते हैं आपको मालूम है? आप राहुल गांधी, आपको मालूम है आपके राहुल गांधी क्या करते हैं? यहाँ पे आपके राहुल गांधी का नाम लीजिए, यहाँ पे राहुल गांधी पर बहस नहीं हो रही है। आपके आप लोग पूरा आतंकवादी है सारे। काश्मीर साहब, मुझे एक बात बताइए नवीन जी, मैं बीजेपी से मांग करूंगा कि हिंदू होने के नाते उस पासपोर्ट ऑफिसर का तबादला किया गया। क्या बीजेपी है तो हिंदू से माफी मांगेगी? क्या बिना आप तथ्य में गए हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए, किसी एक व्यक्ति के कहने पे, किसी एक समुदाय के कहने पे आपने उसका ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो हिंदू था? क्या माधव जी मुझे बताइए, माफी मांगना है तो उस शख्स से मांगिए, वो हिंदू है मुसलमान है, फिर वही बात हो गई। उन्होंने बोला कि कांग्रेस और विपक्ष ने दबाव डाला तो वो मुस्लिम की तो पासपोर्ट इशू कर दिया। मैं मान गया कि ये दबाव में थे, लेकिन माफी शख्स से मांगिए ना, वो हिंदू है इसलिए मांगिए, ये क्या बात है? लेकिन ये बात आपको याद कहना चाहता हूँ कि आज देश में लोग कर रहे हैं, आपको इस बात के लिए कहना चाहिए, उसमें भी तो विपक्ष बोलते हैं। काश्मीर साहब, काम क्यों नहीं करते? काश्मीर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस सरकार पर आरोप है कि वो किस मुंह से बोल रही है, मुझे एक मिनट नवीन जी, एक मिनट रुकिए। कांग्रेस की स्थिति क्या है? कश्मीर में कभी कहते हैं कि फिर आप कश्मीर चले गए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। आप चाहते क्या है? अच्छा नवीन जी, थोड़ा सा रुकिए। काश्मीर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस सरकार पर आरोप है कि उनके आने के बाद अल्पसंख्यकों के साथ बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है, वो तो इतने दबाव में आ जाती है एक घटना पर कि वो तुरंत बिना जांच किए पासपोर्ट जारी कर देती है। इसका मतलब वो इस बात को लेकर भयभीत है कि कहीं उसके दामन पर यह दाग न लग जाए कि कहीं किसी मुसलमान या अल्पसंख्यक को लेकर उसने कुछ गलत किया है। तो वो तो इतनी घबराई हुई है, वो क्या गलत कर रही होगी? देखिए, ये तो वो जाने के कि किस तरह से अपोजिशन को लेकर के घबराई हुई है या क्या है। कहीं ना कहीं होता है ना कि चोर की डाली में तिनका, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे होते हैं तभी घबराते हैं, गलत नहीं करेंगे तो घबराएंगे क्यों? इस तरह की फजा दी गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस बात को लेकर होता है कि अगर एक आम आदमी की इस तरह की मेंटेलिटी होती है तो ये भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर हमारे पदाधिकारी इस तरह की मेंटेलिटी अगर उनकी बन जाए तो फिर देश का करवट किस रुख बदलेगा? किस तरह देश को ले जाएंगे ये लोग? अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे डिप्लोमेट्स इस तरह की हरकत करने लग जाएं या उनके बारे में अगर ऐसी खबरें आने लगे कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे अफसरान के बारे में सुनने में आया कि संगठन से जुड़े हुए हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, बल्कि कई इसी देश में कई इसी देश में आ रहा है अभी सामने कि एक पिता का बेटा मारा गया, जिसमें आरोप लगा कि वो दंगे की वजह से मारा गया या धार्मिक कारणों से मारा गया। उसी के पिता ने इफ्तार की पार्टी रखी और बोला कि इसमें मजहब की राजनीति नहीं होना चाहिए। तो हम उसको देश का कैरेक्टर माने या किसी एक व्यक्ति ने ये पासपोर्ट को लेकर कुछ कह दिया या एक ओला कैब ड्राइवर के लिए कुछ कह दिया, उसको देश की तस्वीर माने?
नहीं, ये हम भी मानते हैं कि देश में सिपाही जो देश का सच्चा सिपाही औरंगजेब, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? वो शहीद है, तो नजरअंदाज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आतंकवादियों के बारे में बात करेंगे लोग। घटना ही घटना है और दिन रात घटना हो रही है। दिन रात कहाँ हो रही है सर? मुझे हमारे मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं भी तो निकलता हूँ सर घर से, मेरे तमाम दोस्त हैं, हर धर्म के लोग हैं, कहाँ घटना हो रही है? ऐसे लोगों के अंदर एक सोशल मीडिया में भ्रम फैलाना चाहते हैं, आप इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। आप हर चीज को भ्रम जोड़ने का काम करते हैं। आप लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में देखिए, बच्चा तरावी पढ़ा के जा रहा है, आप फैला हो चुके हैं लोगों ने। आदम आनंद जी, मुझे जल्दी से एक बात बताइए, इस देश में ऐसा तो नहीं है दंगे पहले नहीं होते थे? इस देश में दंगे, हिंसा, सारी चीजें पहले भी हुई हैं। क्या ये सोशल मीडिया की वजह से चीजें चूंकि फैल जाती हैं तो लगता है आजकल ज्यादा हो रही हैं? नहीं, सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है और सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन आपको सुशांत जी ये भी समझना पड़ेगा कि अभी चुनाव का वक्त आ चुका है। कहीं न कहीं मुझे लगता है, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो या पक्ष की पार्टियां हो, कहीं न कहीं चुनाव का एक तरह से पोलराइजेशन ऑफ वोट के कारण भी कहीं न कहीं मुझे मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मुट्ठी भर दोनों तरफ के लोग जो है कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं और उसको सांप्रदायिक मैं तो सीधे लोगों से सिर्फ इतना कहता हूं कि आपके आसपास जो लोग रह रहे थे, क्या वो वैसे ही नहीं हैं जो पहले 10 साल, 20 साल, 25 साल से जैसा उनका व्यवहार आपके साथ था, या वो बीते 4 साल में बदल गया? इतना कैलकुलेट कीजिए, सोशल मीडिया पर क्या घूम रहा है, न्यूज चैनल्स पर डिबेट में क्या बोला जा रहा है, टीवी पर क्या दिख रहा है, उससे देश की तस्वीर मत बनाइए। अपने आसपास जो आपको दिखेगा आपको पता चल जाएगा कितना बदला, कितना नहीं बदला। बाकी राजनीतिक पार्टियां जो करना है वो करती रहेंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में